जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण करुण क्लासेस के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे एक सीरीज मेरी ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे प्लेलिस्ट पे, एनसीईआरटी की सीरीज है। उसका एक्चुअली बीच में काफी गैप हो गया था बिकॉज ऑफ माय बिजी स्केड्यूल, पर अब गैप नहीं होगा, अब कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं क्लास सेवन्थ की जो बुक है उसको अभी प्रायोरिटी में रख रहा हूँ। ठीक है, क्लास सेवन्थ क्यों? क्योंकि जितना मुझे एज पर माई नॉलेज मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर मैं उस नज़रिए से जो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, या पी कश्यप की जो बुक है वो पढ़ते हैं, या डीडी बासु की बुक पढ़ते हैं आगे एडवांस लेवल में, तो कहीं ना कहीं उसका जो उसका एक बेसिक ढांचा है वो हमें कहीं न कहीं एनसीईआरटी के क्लास 7 से ज़्यादा दिखता है, राइट? और मेरा ये कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। बट व्हाट आई मीन टू से, जो मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 7 से कर रहा हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है वो क्लास 7 से हमें मिलता है। और डोंट वरी, क्लास 6 को भी हम प्रायोरिटी देंगे, डोंट वरी, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत लंबे ना बने, राइट? जिससे कि आपका रिवीजन करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। और ऑब्वियसली मैं इसे हमारी जो स्टैंडर्ड बुक है उससे लिंक कर करके पढ़ाऊँगा। तो इससे फ़ायदा किस-किस को होगा? इससे फ़ायदा होगा हमारे जो स्टूडेंट हैं क्लास 7th के, ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होगा। और मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं फॉर द सिविल सर्विसेज़ उनको भी फ़ायदा होने वाला है, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला चैप्टर है क्लास 7th की जो बुक है आपकी, उसका जो पहला चैप्टर है वो है ऑन इक्वालिटी, ठीक है? अब हम इक्वालिटी पे बात करेंगे। इक्वालिटी को हिंदी में हम समानता कहते हैं, ठीक है? तो जो एक हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कोशिश करता है एक इक्वालिटी के सिद्धांत की, इक्वालिटी के प्रिंसिपल की, क्या उसे लाया जा सकता है? या ये समानता वाला जो सब्जेक्ट है, इक्वालिटी वाला जो सब्जेक्ट है, क्या इसको रियलिटी में हम अपने समाज में ऐड कर सकते हैं? तो इस बात का जवाब हमें मिलने वाला है, राइट? तो आइए देखते हैं, यहाँ पर है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, यानी कि हमारा भारत का संविधान कहीं न कहीं प्रमाणित करता है। रिकॉग्नाइज़ करना मतलब उसे कहीं न कहीं ऑथराइज़ करता है, या प्रमाणित करता है कि हमारे जो भी लोग हैं, वो सभी बराबर हैं। अब बराबर से क्या मतलब है? बराबर से मतलब है, इक्वालिटी से यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, इसको समझ लेते हैं। इक्वालिटी से यहाँ क्या मतलब है? इक्वालिटी से यहाँ मतलब है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा एक राज्य है, एक स्टेट है, जिसे हम स्टेट कहते हैं, राइट? स्टेट की ज़िम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी जो सोसाइटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो सोसाइटी है, उसको सिविलाइज़्ड रखेगा। उसको क्या रखेगा? सिविलाइज़्ड। सिविलाइज़्ड मतलब यहाँ पर कुछ कानून होंगे, जो कहीं न कहीं लोगों को गलत काम करने से रोकेंगे, ठीक है? तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को सिविलाइज़्ड करेगा। और यहीं पर हमें दिखेगा, जब स्टेट कोई भी कानून बनाएगा, कोई भी लॉ बनाएगा, या कोई भी स्कीम्स लॉन्च करेगा, योजनाएँ लाएगा, तो उसमें किसी भी तरह का वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसी भी तरह का वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो नहीं करेगा। जैसे पहले की सोसाइटी में, अगर मैं आपको ग्रीक रोमन सोसाइटी में ले जाऊँ पहले की, जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तब हम उसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो ग्रीक रोमन सोसाइटी में आप देखेंगे कि मेल्स जो हैं, यानी कि पुरुषों के मुकाबले जो हमारी फीमेल्स हैं, महिलाएँ हैं, उनको ज़्यादा अधिकार, राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो इस तरह से सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। परंतु हमारे भारत के संविधान में ये खास तौर पर ये नियम हैं, ये अनुच्छेद हैं, ये आर्टिकल हैं कि वो किसी भी तरह से, किसी भी योजनाओं में भेदभाव नहीं होने देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देते हैं, राइट? तो यहाँ पर यही बात की गई है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके समक्ष, उसके सामने सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। दूसरा है, दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, person from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized equally। इसका मतलब है कि चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो एक ब्राह्मण जाति का है, चाहे वो एक दलित वर्ग का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो एक सभ्य समाज का व्यक्ति माना जाता है जो शहरों में रहता है, या ऐसा आदमी जो जंगल में रहता है, तो सभी को समान माना जाता है, राइट? सभी लोग समान होते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये क्या बता रहा है आपको? दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, इट डजंट। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो समानता की बात हम देख रहे हैं, इक्वालिटी की बात देख रहे हैं, अगर ये संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर इसमें रूल्स बनाता है कि किसी भी तरह का इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी, इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि समाज से इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है।
समाज से इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है, ठीक है? या बिल्कुल जो नियम बने हैं वो इनइक्वालिटी को सीज़ कर देगा, मतलब बिल्कुल खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने राइट साइड में एक पिक्चर डाली है जिसमें आपका एक शब्द है एटीट्यूड। देखिए जो आदमी का एटीट्यूड होता है वो ईज़िली चेंज नहीं होता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, ग्रेजुअल, धीरे-धीरे होता है। एटीट्यूड कभी भी चेंज होता है, वो धीरे-धीरे होता है। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड जो है वो कहीं न कहीं आपका जो एटीट्यूड बिल्डअप होता है, जो बनता है, उसमें एक कारण आपका कल्चर भी होता है। अब आप सोचिए बचपन से आप किसी परिवार में रहते हैं, ठीक है? तो आप उस परिवार की जो धारणाएँ होती हैं, जो विचार होते हैं, उसको अपने ऊपर समाहित कर लेते हैं। समाहित से मेरा मतलब है उसमें आप ढल जाते हैं, राइट? राइट? तो उससे होता क्या है कि जब आप मानते हैं आप 18 साल में मैच्योर होते हैं, मेजर होते हैं, तो आप सोचिए 18 साल का आपको अनुभव होता है, आप किसी परिवार में रहते हैं, वहाँ से उनका कल्चर उठाते हैं। तो अगर आपको कोई अचानक से बोले कि ये जो आप रिचुअल फॉलो करते हैं, ये जो प्रथा फॉलो करते हैं वो गलत है, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ईज़िली, राइट? तो इसीलिए क्या है कि एटीट्यूड जो होता है वो जो डेवलप होता है उसमें कल्चर का भी बड़ा महत्व होता है, बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और कल्चर जो है वो एक दिन का काम नहीं है, उसमें सालों का काम होता है। तो सालों में अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है तो उसे डाइवर्ट करना एकदम फटाफट नहीं हो सकता। इट नीड्स सम टाइम, राइट? ग्रेजुअली इट विल हैपन। तो इसीलिए है कि इनइक्वालिटी से संबंधित अगर कानून बनाए जाएँगे, पर वो एकदम समाज से इनइक्वालिटी को खत्म नहीं करते हैं, राइट? बिकॉज़ ऑफ द एटीट्यूड एंड एटीट्यूड इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द कल्चर, राइट? आगे देखते हैं आगे क्या लिखा बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज। पर ये तो है कि अगर जो डेमोक्रेटिक इंडिया है आप सभी जानते हैं हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वो एक लोकतांत्रिक है डेमोक्रेटिक है। तो जब डेमोक्रेटिक इंडिया है तो वहां पर हमें ये दिखता है कि एटलीस्ट यहाँ नियम तो हैं। नियम तो हैं जैसे आप देख रहे होंगे आर्टिकल 17 में आपकी पिक्चर लाया हूँ आर्टिकल 17 में ये लिखा गया है संविधान में। आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का जो छुआछूत होती है, उसको खत्म किया जाएगा, ठीक है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात लिखी है। तो ऐसे नियम तो हैं, तो कहीं न कहीं जब कानून बनाए जाते हैं और कानून क्या करता है, लॉज़ जो होते हैं, वो कहीं न कहीं पनिशमेंट भी देते हैं। लॉज़ बिना पनिशमेंट के वर्थ नहीं होते हैं, इसीलिए लॉज़ और पनिशमेंट को कहा जाता है, ये दोनों सगी बहनें हैं। दे आर रियल सिस्टर्स, ट्विन सिस्टर्स, राइट? तो लॉ होगा तो उसका पनिशमेंट भी होगा। तो आदमी क्या है जो समाज का आदमी होता है वो पनिशमेंट से डरता है। अगर वो कोई ऐसा कुछ काम करता है जो लॉ के अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली उसे पनिशमेंट मिलेगी, राइट? इसीलिए आदमी डरता है। तो कहीं न कहीं जब एक देश है जैसे इंडिया है जो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है वो अगर जो नियम दे रहा है तो कहीं न कहीं तो वो समाज में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको कम तो करेगा। अगर पहले की तुलना अगर आप करते हैं जब राजा-महाराजा हम पे शासन करते थे तो वहाँ पर इस तरह के तो कोई नियम थे ही नहीं। यानी कि कोई अगर भेदभाव करता भी है तो उसको पनिश करने का कोई नियम था ही नहीं, राइट? तो ये बात हमने ध्यान देनी है, राइट? अब दूसरा पॉइंट हमें क्या क्या कह रहा है? लेट्स सी। दूसरा पॉइंट हमें कह रहा है व्हाइल अर्लियर नो लॉ एक्जिस्ट। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। पहले जो मिडिवल हिस्ट्री जब हम देखते हैं या एंशिएंट हिस्ट्री हम देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई संविधान वाली बातें तो नहीं थी। तो इस तरह के कानून भी नहीं थे इसीलिए हमें दिखता है कि ज़्यादातर जो जातिवाद है वो भारत में बहुत बड़े स्तर में हमें दिखता है जो आज भी हमें काफ़ी जो जो गाँव हैं या शहरों में भी दिखता है, राइट? रीज़न क्या है? क्योंकि भारत का जो इतिहास है उसमें जो भारत के जो ग्रंथ हैं अगर मैं वेदों की बात करूँ, वेदास की बात करूँ तो वहाँ पर भी आपको दिखता है वर्ण सिस्टम हमें दिखता है। वर्ण में आप सभी जानते हैं वर्ण सिस्टम क्या है? जिसमें बात की गई है 4 वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऑब्वियसली क्या है कि भारत के समाज से इसको निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये भारत के समाज के हर व्यक्ति के एटीट्यूड में शामिल है, राइट? जिसमें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं, इसमें क्या है now there are several that work to see that people are treated with dignity and equals। अब देखिए जब से संविधान बना है यानी कि एक हमारा जो देश है भारत जो देश है जो कंट्री है अब हम उसको स्टेट कहते हैं राज्य कहते हैं। राज्य का मतलब ये होता है जब कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है इसमें हमारे रूल्स होते हैं। तो जब एक कंट्री रूल्स से चलती है तो उसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं कुछ नियम बनते हैं जिसके द्वारा या वाया वाया दीज़ रूल्स व्हाट हैपेंड कि जो लोग रहते हैं, उनकी जो डिग्निटी होती है, उनका जो स्वाभिमान होता है, उसकी रक्षा की जाती है, राइट? अब आदमी चाहे एज़ पर दी वेदास अगर वो शूद्र व वर्ण का है,
तो उस इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसकी डिग्निटी नहीं है। तो आज के समय पर ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सबकी अपनी डिग्निटी है, सबका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, राइट? आगे देखते हैं, दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो इक्वालिटी से रिलेटेड जो आपके नियम है, और खासकर ये नियम कहाँ है, ये रूल्स कहाँ है आपके संविधान में, वो कौन कौन से हैं, ठीक है? और संविधान ने किस तरह से इन नियमों को बताया है। देखिए, संविधान में तो काफी आपको रूल्स दिखेंगे। रूल्स मतलब संविधान में हम रूल्स को हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स में अगर मैं देखूं, अगर मैं ऐसे तो काफी आर्टिकल्स हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं, पर अगर मैं पार्ट थर्ड की बात करूं, पार्ट थर्ड में हमारे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ये बात आपने याद रखनी है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे किस पार्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप कहेंगे पार्ट थर्ड में। तो फंडामेंटल राइट्स में अगर आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 की, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, तब आपको दिखेगा यहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई है, राइट? एक बार फटाफट चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक से देखिए, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, तो ये कहता है कि जो हमारा जो 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 कानून है, जो लॉ है, उसके समक्ष, उसके इन फ्रंट ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। एवरीवन इज इक्वल, राइट? आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 में आपको दिखेगा कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में किसी भी तरह का जो हमारा स्टेट होता है, जो हमारा स्टेट होता है, स्टेट को आप ऐसे कह सकते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो भी हमारी सरकार है, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, सबको इक्वली ट्रीट करेगी, ठीक है? इक्वली ट्रीट करेगी। आर्टिकल 16 में हम देखेंगे, आर्टिकल 16 में हमें दिखता है, जब जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, जब सरकारी नौकरियों की बात होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउड है। और आर्टिकल 17 हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 17 बात करता है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि इसमें ना ही सरकार, यानी कि ना ही स्टेट, और ना ही कोई आदमी किसी भी तरह का किसी और से, किसी और आदमी से छुआ-छूत वाला, यानी कि अनटचेबिलिटी वाला जो एक बिहेवियर होता है, वो नहीं अपना सकता। अगर अपनाता है, तो उसको पनिश किया जाएगा। और अगर आर्टिकल 18 की बात करूँ, आर्टिकल 18 यहाँ कर लेते हैं। आर्टिकल 18 की बात करें, तो आर्टिकल 18 कहता है कि किसी को भी जो टाइटल्स होते हैं, वो अपनाने का अधिकार नहीं है। टाइटल्स मतलब जैसे आपने सुना होगा, जैसे हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय, असल में उनका नाम राम मोहन रॉय है। उन्हें राजा का एक टाइटल दे दिया जाता था, और समाज में क्या है, इनको एक बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दी जाती थी। प्रिविलेजेस मतलब छूट। तो भारत में आज के समय पे आप आर्टिकल्स बिना राष्ट्रपति के पूछे नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 18, अब चाहे वो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18, आपने देखा होगा, ये हमारे सोसाइटी में इक्वलिटी को बरकरार रखते हैं। बरकरार से मेरा मतलब है, ये हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी को बनाकर रखते हैं, राइट? तो ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ सभी को, एक सेकंड। देखिए, यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा, जितना भी मैंने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आपको बताया, जो बात करता है इक्वालिटी की, ठीक है? पर इसी में अगर आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इन सभी आर्टिकल्स जो भी हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ पर इनके एक्सेप्शंस भी दिए हैं। एक्सेप्शंस भी दिए हैं। एक्सेप्शन मतलब होता है, हिंदी में इसको अपवाद कहते हैं, अपवाद। अब अपवाद का मतलब होता है, सिंपल से बात मैं आपको बता दूं, जैसे अगर अभी मैं आर्टिकल 19 के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, आर्टिकल 19 में आपको एक आजादी मिलती है, आप कुछ भी कह सकते हैं, यू कैन से एनीथिंग, यू कैन से एनीथिंग, से एनीथिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं। बट आप समझिए कितना डेंजरस हो जाएगा, यानी कि आप कुछ भी कह सकते हैं, तो कल तो आप भारत मुर्दाबाद कह सकते हैं, ठीक है? ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है, ये समझाने के लिए बोला है। तो अगर आप भारत मुर्दाबाद कह देंगे, तो आप कहेंगे आर्टिकल 19 में तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, तो मैं भारत मुर्दाबाद भी कह सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया है कि आपने यहाँ पर इसका एक्सेप्शन दिया जाता है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद दिया जाता है, कि आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो यानी कि समाज को एक सभ्य समाज रखने के लिए, एक सोसाइटी को सिविलाइज्ड सोसाइटी रखने के लिए, आपको कुछ जो आप जनता को जो समाज में आप लिबर्टी देते हैं, छूट देते हैं, उसको कहीं न कहीं उस छूट को, उस लिबर्टी को आपने लिमिट में भी रखना होता है, लिमिट में भी रखना होता है। और ये लिमिट में कौन रखता है? ये रखता है स्टेट, यानी कि सरकार।
तो जो अपवाद होते हैं, कोई भी आर्टिकल में जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो स्टेट के फेवर में होते हैं। यानी कि स्टेट उसमें रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है, जिससे किसी भी तरह से कोई किसी को गाली ना दे या देश को गाली ना दे, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने देखा, ये मैंने ऑलरेडी 1 सेकंड इसकी चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा 1 सेकंड, हाँ, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने देखा जो आर्टिकल 14 मैंने आपको बता ही दिया है, जो कानून के समक्ष सभी को इक्वल समझता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी कानून की मूर्ति होती है, जो देवी होती है, उसकी आँखों में पट्टी होती है। इसलिए होती है कि उसके सामने कोई भी आए, चाहे अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, स्त्री है, पुरुष है, वो उसके सामने समान रहे, राइट? तो ये हमें दिखाता है। और यहाँ पर ये लिखा भी है दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, चाहे वो देश का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, चाहे वो कांटा क्यों नहीं हो। कांता मतलब ज्यादातर जो हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो जो कामवाली होती हैं, उनका ज्यादातर नाम कांता ही होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी में कांता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो कहा ये कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे एक नौकर हो, सभी जो हैं कानून के समक्ष, कानून के सामने इक्वल है, राइट? यह है खूबसूरती हमारे देश की। तो दूसरा देखिए, पहला क्या है? पहला तो ये है कि हमारे वहाँ कानून बनाए जाते हैं, ठीक है? कानून के समक्ष सभी सेम है हमारे वहाँ। और दूसरा है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपको ये बताया जा रहा है, अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो ये आर्टिकल 15 की बात बताई जा रही है। आर्टिकल 15 में साफ लिखा है कि जो हमारा स्टेट है, यानी कि जो हमारी सरकार है, वो किसी भी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है? आर्टिकल 15 में आपको 5 बेसिस मिलते हैं, 5 आधार मिलते हैं। वो कौन-कौन से हैं? वो है आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 आधारों पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर भी आपको 5 आधार दिखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में बता रखा। बस उन्होंने जो सेक्स है, सेक्स के बदले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्स लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी एनसीईआरटी में इसको मेल और फीमेल बता रखा है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि जो स्कूल लेवल है, वहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एनसीईआरटी है, उसमें फीमेल और मेल लिखा रहता है, पर संविधान में हमारे सेक्स लिखा रहता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अब तीसरा क्या है? एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक प्लेसेस, माफ कीजिएगा, पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स। अब देखिए, आप किसी शॉप्स में जाते हैं, आप मार्केट में घूमते हैं, और मार्केट में ऐसा तो नहीं है ना, जो शॉपकीपर वो आपसे पूछता पहले अपनी कास्ट बताओ। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक दलित वर्ग से हैं, देखिए दलित वर्ग को माना जाता है कि एक छोटा वर्ग है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, आजकल हर कोई एक ही वर्ग का है। अब हम एक साइंटिफिक सोसाइटी में रहते हैं, राइट? तो जो दलित वर्ग है, वहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि वो दुकान में शॉपिंग करने जाता है, उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारी कास्ट क्या है? अगर उसकी कास्ट एक लोअर कास्ट है, जो कि सच में नहीं होती है, पर एक समाज की जो धारणा है, पुरानी धारणाएँ हैं, उसके हिसाब से अगर एक छोटी जात का है वो, लोअर कास्ट का है, तो उसको अगर दुकानदार अंदर नहीं घुसने दे रहा है बिकॉज़ ऑफ हिज और हर कास्ट, तो ये कहीं न कहीं वॉयलेशन होता है आर्टिकल 15 के क्लॉज़ 2 के सब क्लॉज़ ए का। ये आर्टिकल 15 के क्लॉज़ 2 के सब क्लॉज़ ए वाली जो बात है, ये मेरे जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए, ठीक है? उनके लिए है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, क्लास 7th में जो पढ़ रहे हैं, बस आप ये याद रखना कि किसी भी आदमी, जो भी आदमी है या औरत है या जो बच्चे हैं, अगर वो शॉप शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं, और अगर उनको इस बेस पे अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है कि वो किसी छोटी कास्ट के हैं इस तरह से, तो वो कहीं न कहीं वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उस शॉपकीपर को सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, राइट? और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये बात याद रखनी है, आर्टिकल 15 का क्लॉज़ 2 का सब क्लॉज़ ए। और दूसरी बात है कि ऑल पर्सन कैन पब्लिकली अवेल वेल रोड्स। आपने देखा होगा सरकार क्या करती है, रोड्स बनाती है आपके लिए, बाथिंग घाट्स बनाती है, जैसे जहाँ पर आप कभी हरिद्वार जाते हैं, कहीं पर जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, उसके बाद आप नहाने का व्यवस्था करती है सरकार। तो जो सरकार इस तरह की जो व्यवस्था करती है, चाहे रोड्स बनाती है, चाहे वेल्स, कुएँ बनाती है, या बाथिंग घाट्स बनाती है, अगर आपके साथ वहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वो गलत है। स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और ये वाली बात जो लिखी है, ये आपके आर्टिकल 15 के क्लॉज़ 2 के सब क्लॉज़ बी में लिखी है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि आर्टिकल 15 क्या करता है कि कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन से, यानी कि जो भेदभाव होता है समाज में, उससे हमें बचाता है, राइट? आगे देखते हैं। 4th क्या है? अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। ये मैंने बताया था आपको। अगर मैं आर्टिकल 17 की बात करूँ, तो जो अनटचेबिलिटी है, एक समय जो हमारा समाज था, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो दलित वर्ग है, उसको
किसी भी तरह से छुआ नहीं जाता था। अगर जो हायर कास्ट है मानते हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, जो वर्ण 1 में आते हैं, थे कहेंगे क्योंकि आजकल ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। तो ब्राह्मण जिनको सबसे टॉप में माना जाता था, अगर दलित ने ब्राह्मण को छू दिया तो ब्राह्मण ये माना जाता था कि ब्राह्मण जो है अपवित्र हो गया है। ठीक है? तो इस तरह की देखिए बेतुकी बातें हमें दिखती है। इसीलिए आपको दिखता है आर्टिकल 17 आपके संविधान का बैठा हुआ है। अगर इस तरह की हरकतें कोई आदमी करता है या कोई सरकार कर रही है, तो वो कहीं न कहीं दंड का यानी कि पनिशमेंट उनको अवॉर्ड की जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, राइट? आगे देखते हैं द टू वेज इन व्हिच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी। अब देखिए सरकार ने 2 तरीके से कोशिश की है कि समाज में जो इक्वालिटी लाया जाए, ठीक है? और ये जो समानता लाने की जो बात है, जो कहीं न कहीं हमारे संविधान में भी इसको गारंटी किया गया है, उसमें हम चर्चा करेंगे अब। देखिए सबसे पहला तरीका होता है कानून के द्वारा, लॉज़ के द्वारा, ठीक है? पहला तरीका है लॉज़ के द्वारा। लॉज़ से यहाँ मतलब है लॉज़ को हम उर्दू में कहते हैं कानून, हिंदी में कहते हैं विधि। याद रखिएगा, बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। कानून जो है एक उर्दू शब्द है, विधि एक हिंदी शब्द है और लॉ हम इसको एक इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है? और लॉ ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पहला क्या है लॉ के द्वारा। अब देखिए लॉ में क्या होता है, ध्यान से देखने वाली बात है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए लॉ से यहाँ क्या मतलब है? देखिए लॉ जो है अगर आप लॉ को अगर कानून को देखना चाहते हैं, कानून में क्या-क्या आता है, तो आपको संविधान का आर्टिकल 13 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आर्टिकल 13 में अगर आप देखेंगे जो सबसे ऊपर जो लॉ रखे जाते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं। यानी कि संविधान में जो बातें बताई गई हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट में होंगे, ठीक है? फिर आते हैं आपके एक्ट। एक्ट को हम हिंदी में अधिनियम कहते हैं और एक्ट बनाने की शक्ति आपको पता ही है कि हमारी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास है और इनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब वो एक्ट बनाती है वो पूरे इंडिया की टेरिटरी में लागू होते हैं। आई रिपीट पूरे इंडिया की टेरिटरी में वो एग्जीक्यूट होते हैं और एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तराखंड गवर्नमेंट की तो अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उत्तराखंड में ही वो एक्टिव होगा, ठीक है? उत्तराखंड से बाहर नहीं होगा। तो इस तरह से होता है। फिर आप देखेंगे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को हिंदी में हम अध्यादेश कहते हैं, जो आपके आर्टिकल 123 में आता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और 213 आपका राज्यपाल ऑर्डिनेंस को जारी करता है, राइट? तो ये भी हो गया और जैसे ऑर्डर्स होते हैं, पब्लिक ऑर्डर्स, जैसे इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, इसमें आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 लगा गई है, ठीक है? धारा 144 लगा दी गई है, तो क्या होता है कि वहाँ पर वो भी एक कानून का काम करता है। तो अभी क्या समझना है आपने कि जो लॉज़ होते हैं, लॉज़ में ये सारे आते हैं। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 17 या आर्टिकल 15 ये जो भी हमने पढ़े थे उसके द्वारा क्या है समाज में इक्वालिटी लाई जाती है। वैसे ही जो हमारी केंद्र सरकार है या जो स्टेट सरकार है वो भी क्या करती है एक्ट के द्वारा समानता लाने का प्रयास करती है। अगर कोई भेदभाव करेगा तो कोई एक्ट पास किया जाता है, ठीक है? जैसे कि अब ये देख पा रहे होंगे, एक है एससी-एसटी एक्ट, ये 1989 में आया था ये एक्ट, ठीक है? इसको पोआ एक्ट भी कहा जाता है, पोआ एक्ट 1989 का एक ही बात है। तो पोआ एक्ट बोलूँ या एससी-एसटी एक्ट बोलूँ 1989 का, ये एक ही बात है। इसके तहत ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर एससी या एसटी समुदाय के साथ भेदभाव करता है, उनका शोषण, इनको एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो उनको कहीं न कहीं दंड मिलेगा। तो ये जो एक्ट बना है, ये पूरे भारत में एग्ज़ीक्यूट किया गया है, पूरे भारत में लागू होता है। तो इसका मतलब ये जो बनाया गया है, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, राइट? तो पहला तरीका होता है लॉज़ के द्वारा जो हमने अभी चर्चा करी। दूसरा तरीका होता है गवर्नमेंट क्या करती है प्रोग्राम लाती है, स्कीम्स लाती है, यानी कि योजनाएँ लाती है जिसके द्वारा क्या होता है कि वो जो स्कीम्स लाती है उसके द्वारा ऐसा दिखता है कि भेदभाव कहीं न कहीं समाज में कम होने लगता है। वो योजना क्या है अगर मैं देखूँ आपको, ठीक है? ये लॉ वाली बात तो मैंने बता दी आपको, ठीक है? जैसे आर्टिकल 16 ये कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है कि किसी भी तरह का जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, राइट? यहाँ पर आप देखिए जो योजना वाली बात हम कर रहे थे, स्कीम वाली, ये आपको दिख रहा होगा, मिड डे मील आपको दिख रहा होगा, राइट? मिड डे मील। अब मिड डे मील में देखिए यहाँ जितनी बालिकाएँ हैं, सब मिलके खाना खाती हैं, ठीक है? और मिड डे मील में क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर बच्चों को भोजन जो होता है, मील जो होता है, वो फ्री में दिया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, मिड डे मील के बारे में पहले थोड़ा। देखिए, मिड डे मील की अगर मैं बात करूँ, मिड डे मील स्कीम, इसको हम कहते हैं एमडीएमएस, मिड डे मील स्कीम, शॉर्ट फॉर्म में एमडीएमएस कहते हैं। तो जो एमडीएमएस है, इसके बारे में जो चर्चा करते हैं, देखिए इसको जो शुरू किया गया था पहली बार, ये हुआ था शुरू मद्रास में। क्योंकि मद्रास इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल तो तमिलनाडु बोला जाता है, राइट? पर मद्रास इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 1925 में शुरू हुआ था।
जो मद्रास का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो एरिया था, वहाँ पर वहाँ के बच्चों को फ्री में भोजन दिया जाता था सरकारी स्कूल में। तो इसकी शुरुआत हमें हमारे प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले दिखती है 1925 में। फिर आगे हम देखें कि फिर इसमें जो इसको सीएसएस बनाया, यानी कि सीएसएस का मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जो हमारी केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे भारत में इसको लागू करती है। परंतु ये जब सीएसएस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना और ये एक पायलट प्रोजेक्ट बना। पायलट प्रोजेक्ट मतलब होता है पहले इसको ट्रायल की तरह इस्तेमाल किया जाता है एक पर्टिकुलर रीजन में। पर्टिकुलर जो भारत का एक रीजन है वहां पर इसको एक एग्जीक्यूट किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो यहाँ पर हमें देखा 1 से लेकर जो 5th तक क्लास थी उसमें यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया जो काफ़ी उससे रिज़ल्ट काफ़ी बेटर आए थे। उसके बाद हमें दिखता है और ये जो वर्ष है ये कब का है 1995 का। और हमें दिखता है फिर इसको पूरी तरह से एग्ज़ीक्यूट कर दिया गया है 2007 में। 2007 से ये जो स्कीम है एमडीएमएस ये पूरे भारतवर्ष में लागू है और इसमें कहीं न कहीं 1 से लेकर 8 तक बच्चों को शामिल कर दिया गया है। पहले 1 से लेकर 5th तक 1995 में और ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट था तब। अब ये पूरी तरह से मैच्योर स्कीम बन चुका है और इसमें अब 1 से लेकर 8 तक जो बच्चे हैं उनको शामिल कर दिया गया है और 2007 से, राइट? ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसकी शुरुआत हुई है मद्रास से 1925 से। तो यहाँ पर इस बारे में हमने चर्चा करी है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अब कौन बच्चा कौन-सा सब मिलके खाते हैं, तो जब सब मिलके खाते हैं तो इन बच्चों के अंदर जो जो हो सकता है इनके घर से इनके जो दादा-दादी हैं वो ये बात डाल सकते हैं कि कोई बड़ी जात का होता है, कोई छोटी जात का होता है, तुम बड़ी जात के हो, तुम छोटी जात के साथ खाना मत खाओ, इस तरह से वगैरह-वगैरह। तो ये धारणा को ये जो एक नोशन है, धारणा है, इसको चेंज कौन करेगा? ये वाला एटीट्यूड जिसमें सभी बच्चे मिलके खाना खाएँगे, राइट? These schemes are to be ensure greater opportunity for people who have not had in the past यानी कि ये बात मैंने बता दी आपको ये स्कीम से फायदा ये है कि जो बच्चे हैं क्योंकि वो क्योंकि भूखे पेट पढ़ नहीं पाते थे तो उनको अब खाना भी मिल रहा है और उनके माँ-बाप भी उन्हें भेज रहे हैं स्कूल जिससे कि बच्चों को एक एडुकेटेड होने की जो जो एक मौका है वो मिले, ठीक है? क्योंकि काफ़ी पहले ऐसा होता था कि खाने की वजह से बच्चे नहीं जा पाते थे, स्कूल की फीस की वजह से बच्चे नहीं जा पाते थे एजुकेशन में। पर अब सरकार का ये जो स्कीम है एमडीएमएस वाली ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और इससे जो इसके फैक्ट्स हैं वो भी हमें बताते हैं, इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि बच्चों का एनरोलमेंट जो है स्कूलों में काफ़ी बढ़ा है, इस स्कीम के बाद। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तमिलनाडु वाज़ द फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको 1925 वाली बात। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है पर मैंने आपको बता रखा है 1925 में, ठीक है? और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था 2001 में यहाँ पर ये क्या बता रखा है ध्यान से देखना सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहीं न कहीं सभी सरकारों से बोला, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपने लेवल पे इसे एग्ज़ीक्यूट करिए क्योंकि याद करिए मैंने आपको बताया था कि 1995 में इसको सीएसएस बनाया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि केंद्र सरकार इसमें एंगेज हुई थी, बट वो पायलट प्रोजेक्ट रखा गया था। फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा कि आप इसको सभी राज्यों में लागू करिए। सारे स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि आप अपने-अपने लेवल पे इसको एग्ज़ीक्यूट करिए इस स्कीम को और इसी तरह हमें दिखता है कि 2007 में तो इसमें जो इसका दायरा है, जो पहले 1 से लेकर 5 तक था, उसको कितना कर दिया गया है 1 से लेकर 8th तक। तो आप जानते ही हैं करंट सिचुएशन ये है, क्लास 8 तक जो बच्चे हैं, उनको मिड डे मील जो स्कीम है उसका उनको फ़ायदा मिलता है, ठीक है? और इससे देखिए मैंने पहले बताया है कि जो एनरोलिंग जो बच्चों की है, जो बच्चे दाखिला ले रहे हैं, उनका एनरोलमेंट बढ़ा है और बच्चे रेगुलर हैं, ठीक है? और इससे ये भी फ़ायदा हुआ है कि टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। अब होता क्या था जब ऐसे मिड डे मील नहीं दिया जाता था, तो जब लंच होता था बच्चे घर जाते थे और फिर वापस नहीं आते थे लंच के बाद, ठीक है? बट ये मिड डे मील की वजह से क्या हो रहा है, ये जो समस्या थी कि बच्चे मॉर्निंग में तो आते थे, पर लंच के बाद नहीं आते थे, अब वो सॉल्व हो चुकी है, उसमें सुधार काफ़ी हुआ है। आगे देखते हैं। देयर मदर्स अब देखिए यहाँ पर पिक्चर देखिए जैसे आप जानते ही हैं मनरेगा स्कीम है उसमें क्या होता है कि जो गरीब महिलाएं हैं वो भी इसमें काम करती हैं। होता क्या था अब जैसे महिला काम कर रही है इसका बच्चा अगर स्कूल गया है बट इसको ये चिंता रहती है इस मदर को इस माँ को कि मेरे बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया फिर वो घर आती है और बच्चे को खाना खिलाती है इस तरह से। तो होता क्या है इस सोच की वजह से इस माँ की सोच की वजह से माँ ध्यानपूर्वक काम नहीं कर पाती थी, ध्यान से कॉन्संट्रेट होके काम नहीं कर पाती थी। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है एमडीएमएस जो स्कीम है इसकी वजह से जो हमारी मदर है उनको भी क्या है कि बिना इंटरप्ट के अब वो कार्य कर सकती हैं, ठीक है? दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइज। देखिए प्रेजुडाइज जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें इसको समझा रखा है। प्रेजुडाइज जो एक शब्द होता है इसको हमेशा हम नेगेटिव बोलते हैं। प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि आप बिना किसी को समझे या बिना किसी के बारे में
बिना एविडेंस के आप कुछ भी बोल देते हैं और प्रेजुडाइज हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे जैसे अगर इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप किसी स्नेक को देखते हैं, तो आपके मन में आता है कि ये मेरे लिए खतरा है और ये मुझे काट सकता है, और इसके क्योंकि स्नेक्स आर पॉइजनस ये बात होती है, और इसीलिए अब लोग क्या करते हैं, स्नेक को मार देते हैं। पर आपको ये नहीं पता, ये जो स्नेक के लिए एक जो प्रेजुडाइज बना है कि ये डेंजरस होता है, ये गलत है। स्नेक आपके एनवायरनमेंट में बहुत फायदा करते हैं और हर स्नेक पॉइजनस नहीं होता है, ठीक है? तो प्रेजुडाइज शब्द का मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसका क्या मतलब होता है। एक नेगेटिव अप्रोच दिखाता है। तो ये जो कास्ट प्रेजुडाइज है, जिसमें होता है ना, मैं बड़ा तू छोटा, मैं बड़ी जात का तुम छोटी जात की, इस तरह का जो समाज में जो एक एक धारणा है, नोशन है, उसको कहीं न कहीं ये जो स्कीम है एमडीएमएस ये रिड्यूस करती है, ठीक है? और क्योंकि इसमें सभी कास्ट के बच्चे जो है मिलके खाना खाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये भी सरकार ने इसमें पहल की है कि जो खाना बनाएगी, जो रसोइया रखी जाएगी, वो दलित महिला होगी, ठीक है? दलित मतलब जैसे कि भारत के समाज में जो दलित शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम एक लोअर कास्ट कहते हैं, ठीक है? लोअर कास्ट, अनटचेबल्स, ठीक है? उनको हम दलित वर्ग से परिभाषित करते हैं, दर्शाते हैं, और दलित महिला द्वारा ये खाना बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये महिला को आप दलित मान लीजिए, और ये सब बच्चे खाना खा रहे हैं, ठीक है? और ये स्वस्थ हैं। तो इस तरह से इस प्रयासों से क्या होगा, समाज में जो इस तरह की जातिवाद वाली जो एक धारणा है, नोशंस हैं, वो कहीं न कहीं कम होंगे, राइट? और आगे देखें, द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट। और ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि जो बच्चों की भूख है, वो भी इससे कहीं न कहीं कम होती है। और आजकल तो अब हम देखेंगे कि बीच में अगर आप देखेंगे, ये कुछ 1-2 साल पुरानी बात है कि कर्नाटक का जो सरकार है, उसने तो मिड डे मील में एग को भी डाल दिया था कि बच्चों को अंडे भी खिलाया जाएगा, ठीक है? हालाँकि इसमें थोड़ा विवाद हो गया था, क्योंकि कुछ वर्ग जो है, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने इस बात पे आपत्ति जताई थी, राइट? हालाँकि वो बात अलग है। तो मुझे उम्मीद है ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको समझ में आया होगा। खासकर क्लास 7th के बच्चे हैं जो हमारे, और जो मेरे सिविल एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है। और जो नई एनसीईआरटीज़ हैं, उनमें तो काफ़ी अच्छा डेटा दे रखा है, काफ़ी अच्छा प्रेज़ेंटेशन भी है इनका, राइट? तो मेरा ये प्रयास, मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, और जो बच्चे हैं क्लास 7th के, या जो माँ-बाप हैं, या जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये जो मेरा चैनल है, इसको शेयर करना है, राइट? तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।